हेलो गाइस, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित एसोसिएट। तो आज का टॉपिक है एओसी 4। आज हम लोग बताने वाले हैं कि एओसी 4 कैसे भरा जाता है और क्यों भरा जाता है। एओसी 4 इसलिए भरा जाता है, जैसे साल भर में एक कंपनी है, एक कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका क्या बैलेंस शीट बना है, वो सब एओसी 4 के थ्रू ही गवर्नमेंट को जाती है। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी कंपनी का, जिसका जो जैसा कंपनी हो, छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, उसका हम लोग पहले पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। जब बन जाएगा तो उसका एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आता है, वो तैयार करेंगे। वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये एओसी फॉर्म भरेंगे, इसमें अटैच कर कर उसको अपलोड कर देंगे एमसीए के साइट पे, तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए आज बताते हैं कि कैसे एओसी 4 भरा जाता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या फिलअप होता है। तो हम लोग एओसी 4 फॉर्म खोल लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिखाया था कि कैसे डाउनलोड होता है कोई भी एमसीए से फॉर्म, तो वो उससे देखकर हम लोग देख लीजिएगा पहले वाला वीडियो। अब हम लोग देखेंगे इसको भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीन डालेंगे और प्रीफिल कर देंगे। किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी है उसका सीन कॉपी करके, एमसीए के साइट से सीन कॉपी करके यहाँ पे डालने के बाद प्रीफिल करेंगे, तो अपने आप इसका नाम, इसका एड्रेस, इसका ईमेल आईडी फिलअप हो जाएगा अपने आप। इसको कुछ नहीं करना होगा आपको। फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर पे पॉइंट पे करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे जो भी फाइनेंशियल ईयर का होगा। अगर 18-19 का होगा तो 1/4/2018, 31/3/2019। ओके, यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, मतलब जब भी साइनिंग डेट होगा, मतलब कि वही एक ही डेट रहना चाहिए। जैसे कि एक डेट हो गया, आप कभी का कोई सा भी डेट मान लो, जो कि आपका ये डेट हो गया ना, एजीएम डेट होगा, उससे 21 दिन पहले का डेट होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर आपका 30 सितंबर अगर एजीएम डेट है, 30 सितंबर को आप एजीएम डेट, आपका एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है, तो उससे 21 दिन पहले का डेट, या कम से कम मिनिमम 21 दिन पहले तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कोई भी डेट हो सकता है, आप जब भी फाइल कर रहे हो। तो आप लोग मान लीजिए 1 सितंबर का साइनिंग डेट हो गया, तो वो डेट रहेगा आपके बैलेंस शीट में भी जो आप अपलोड करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में भी जो आप अपलोड करेंगे, और यहाँ भी 1 सितंबर जो भी 2019, 18-19 का है तो 1 सितंबर 2019 हो गया, वहाँ पे भी यही डेट रहेगा। यहाँ पे भी वही डेट रहेगा, यहाँ पे वही डेट रहेगा, तीनों जगह सेम डेट। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे यस करेंगे, तो डेट ऑफ ये जनरल मीटिंग का डेट मांगेगा। तो हम लोग जो अभी डिसाइड किए थे 30 सितंबर, तो वो डालेंगे, और सेम ही डेट यहाँ पे डालेंगे, ड्यू डेट हुआ। अगर हम लोग का कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा डालेंगे, ऐसे जनरली नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नो कर देंगे और यहाँ पे दोनों डेट डाल के आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है सब्सिडरी कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 87। ज़्यादातर कंपनी में नहीं होता है, इसी कारण इसको नो करेंगे हम लोग। ज़्यादातर के 99% कंपनी में इसको नो ही होता है। यहाँ पे भी सेम नो। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्या करना आता है, डीप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डीप में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ये सुन लीजिए, मैं जहाँ पे नो कर रहा हूँ वहाँ पे नो कीजिएगा, जहाँ पे यस कर रहा हूँ वहाँ पे यस कीजिएगा। 99% केस में वही होता है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑडिटर होगा, मतलब कि आपका छोटा कंपनी है तो मेनली एक ही ऑडिटर होता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी होता है उसमें 2-3 ऑडिटर बनते हैं, लेकिन इसमें एक ही एडिटर होता है। तो यहाँ पे 1 डालेंगे, उस एडिटर का यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। उसका ऑडिटर फर्म का, अगर फर्म होगा तो उसका पैन, अगर सिर्फ इकलौता ये सिर्फ सीए कर रहा है, मतलब वो अपना कोई फर्म नहीं खुला है, तो उसका पैन डालेंगे। तो अगर फर्म है तो फर्म का पैन, यहाँ पे ऑडिटर फर्म्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, जो भी मेंबरशिप नंबर होता है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे एसआईएन ऑफ 81 मांग रहा है। अगर 81 क्या होता है, 81 होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। अगर आप सेम सीए से आरओसी भी, मतलब ये ओसी 4 वाला भी काम करवा रहे हैं और ऑडिटर भी उसी से करवाए हैं, तो उसका एसआरएन आएगा। जब भी 81 ये फाइल कीजिएगा तो उसमें एक एसआरएन देता है, वो यहाँ पे प्रीफिल कर दीजिएगा, तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हो गया आपका नेम ऑफ ऑडिटर फर्म्स, एड्रेस वगैरह, सब उसका स्क्रीन डिटेल्स अपने आप ये प्रीफिल हो जाएगा। अगर सेम ना हो तो आप यहाँ पे सीधा Z99999 जब तक 1 Z और 7 बार 9 करेंगे और प्रीफिल कर देंगे, तो यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। इससे अगर जब तक यहाँ पे प्रीफिल नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो इसको भरने का ऑप्शन आने के बाद इसमें भर देंगे नेम ऑफ द ऑडिटर, एड्रेस, यहाँ पे नेम ऑफ द सीए, जो भी सीए हैं, सीए और सीएस भी हो सकते हैं, ऑडिटर जो भी ऑडिटर है उनका मेंबरशिप नंबर। यहाँ पे यस करेंगे हम लोग। यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे।
कमर्शियल कंपनी है तो कमर्शियल मेनली सबका ये रहता है, बैंकिंग बहुत कम कराता है। इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस का करेंगे, बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग का करेंगे, जैसे आईसीआईसीआई अपना कराएगा बैंकिंग में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस वगैरह कराएगा अपना कंपनी में। तो वैसे ही उसी तरह हम लोग का मेनली जनरली ज़्यादातर कंपनी में 99% केस में कमर्शियल का होता है। और ये सब देखिए, ये सब सीधा आंख बंद करके नो कर दीजिएगा। अब क्यों बोल रहा हूँ आंख बंद करके नो, क्योंकि ये सब 99% केस में नहीं होता है। मैं बस वही कर रहा हूँ कि 99% लोगों को ही बता रहा हूँ कि 99% केस में ये सब नो होता है। अब क्योंकि मैं पूरा बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सब में नो कीजिएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि कहीं यस नहीं होता। ठीक है, ठीक है। 1% ऐसा कोई कंपनी हो जो जिसका फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, या जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनता है, ऐसा बहुत कम है। सब में नो कर दीजिएगा सीधा। मैं इसके बाद एक फाइल करके दिखाऊंगा आपको, ये एक बार ये डिटेल्स बताने के बाद एक बार मैं आपको फाइल करके भी दिखाऊंगा पूरा फिलअप करके। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जिस जौन सा जो फाइनेंशियल ईयर का डाल रहे हैं तो वो डालेंगे। जैसे कि 18-19 का डाल रहे हैं तो यहाँ पे 31/3/2019 रहेगा, और यहाँ पे 31/3/2018 रहेगा। लास्ट एक प्रीवियस ईयर का डेटा जाता है, एक करंट ईयर का डेटा जाता है। इसी फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट भी बनेगा। बैलेंस शीट में भी वही रहेगा, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। तो यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, जो भी अपना बैलेंस शीट तैयार कीजिएगा उसमें वो सब भर दीजिएगा। जैसे एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो भी है अपना जैसा बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर होगा। अगर खुद से प्रिपेयर कीजिएगा तो खुद भर दीजिएगा, और किसी और से प्रिपेयर कीजिएगा किसी और से भरवा लीजिएगा। मतलब वही सेम जो बैलेंस शीट में जाता है वही जाता है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ये सब जाएगा। फिर ये सब जीरो रहेगा, क्योंकि जनरली में जीरो ही रहता है। बाकी 2-4 पॉइंट बताता हूँ आपको कि क्यों जीरो रहता है। जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन, शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन होगा तो डलेगा, नहीं होगा तो नहीं डलेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन ड्यूरिंग द रिपोर्टेड पीरियड, अगर होगा तो डलेगा, नहीं डलेगा। जनरली नहीं रहता है, किसी में नहीं रहता है। ठीक है, 99% केस में मैं करीबन साल भर में अप्रॉक्स 100 से 150 ये फाइल कर AOC4 फाइल करता हूँ, किसी में नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये है नेटवर्थ कंपनी, यहाँ पे फिलअप होगा। नेटवर्थ कंपनी यहाँ पे डालिएगा। कंपनी क्या है, कंपनी क्या सिक्योर्ड लोन है अगर डालिएगा, डेप्रिसिएशन है तो डालिएगा, ग्रॉस फिक्स असेट्स डालिएगा, इंटेंजिबल इंक्लूडिंग इंटेंजिबल और इंटेंजिबल, तो ये सब डाल सकते हैं, ये सब में जाता है। ठीक है, अब ये हो गया शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द रिपोर्टेड पीरियड। अब देखिए, अब कोई कैपिटल अगर साल भर में अगर इक्विटी कैपिटल या ये प्रेफरेंस कोई भी शेयर अगर इंक्रीज हुआ होगा तो डलेगा, नहीं होगा तो नहीं डलेगा। अगर पब्लिक शेयर इशू होगा, बोनस यूज होगा, या कोई भी होगा, जो भी शेयर इशू होगा वो यहाँ पे डल जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो कुछ नहीं डलेगा। अब आ गया प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस में वही करना है। 1/4/2018, 31/3/2019, प्रीवियस ईयर 1/4/2017, 31/3/2018। और उसमें वही अगर मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है तो मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, सेल ऑफ ट्रेड, सेल ऑफ सप्लाई सर्विस। अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर 90% में नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ होगा तो वो इसमें सेल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, आपका डोमेस्टिक टर्नओवर है या एक्सपोर्ट टर्नओवर है, बाहर भेजे है तो, बाहर से अगर कमाई हुआ तो। अदर इनकम हुआ तो अदर इनकम का जाएगा। एक्सपेंस होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज स्टॉक, जो भी एक्सपेंस हुआ होगा उसमें जाएगा। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ये अलग हेडिंग रहेगा। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन हो गया आपका, कोई भी अगर मैनेजर है उसका रेम्युनरेशन हो गया। आपका जो सैलरी पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसका रेम्युनरेशन हो गया। ये हो गया पेमेंट टू द ऑडिटर, जो भी आप पेमेंट ऑडिटर को पेमेंट करेंगे उसका हो गया। पावर एंड फ्यूल, ये सब कॉस्ट को हेड वाइज कर दिया, और जो बाकी एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है वो इस पे चलाता है। रेंट वगैरह हो गया जो इस पे आ जाएगा, बाकी सब अलग अलग कर दिया गया है। फाइनेंशियल कॉस्ट में बैंक चार्ज वगैरह आता है, पावर फ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आता है, तो इसमें चला जाएगा। उसके बाद आपका ये सब अपने आप हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर ये टोटल एक्सपेंस हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा अपने आप। फिर उस पर करंट टैक्स ऐड होगा, डेफर्ड टैक्स ऐड होगा, तो एग्जैक्ट जो प्रॉफिट जो होगा, जो पीएल में जाने वाला होगा, वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये जो प्रॉफिट होगा यही आपका पीएल की रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा, इसके पहले सब एडजस्ट होगा। प्रॉफिट करंट टैक्स हो गया आपका प्रोविजन। अब यहाँ पे बेसिक ईयर है। अब ये क्या करना है, तब ये सीधी सी वर्डों में बोल रहा है, अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब कि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहने का मतलब, अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसके पहले, मतलब कि कहने का मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स
क्योंकि आफ्टर टैक्स तो आ जाएगा आपका ये ऐड होने के बाद, तो बिफोर कर रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट आया उसका डिवाइडेड बाय कैपिटल इंटू 100 हो गया। फिर ये लास्ट ईयर का रहेगा, ये इस ईयर का रहेगा, ठीक है। फिर हो गया आपका अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़, ये इन रुपीज़ में आ जाएगा, सेम ही है, दोनों में सेम ही रहता है, दोनों में सेम ही ऐड होगा। अब ये आ गया सबसे बड़ा चीज़ ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि कंपनी, अगर कोई कंपनी, अगर कंस्ट्रक्शन का कंपनी हो या मैन्युफैक्चर कंपनी, किसी चीज़ का भी कंपनी हो, तब वो किस चीज़ में कमाया है, मतलब कि किस चीज़ का कंपनी है, वो बेसिक वही डालना था इसमें। जैसे कि अगर हम लोग 1 डालते हैं तो ये फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एक कैटेगरी से ये कर रहे हैं, टर्नओवर ला रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अर्निंग जो भी हो रहा है हमारा एक कैटेगरी से हो रहा है। अगर हमारा 2 कैटेगरी से होगा तो हम लोग 2 डालेंगे, दोनों पे डालना पड़ेगा। अगर हमारा 1 हुआ है तो 1 डालेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है कोड NPCS कोड, तो हम लोग NPCS कोड सर्च कैसे करेंगे, तो हम लोग सीधा जाएंगे गूगल पे, NPCS कोड MCA, ये खुल जाएगा, ये एक लिस्ट आ जाएगा। जैसे हमको अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो हम लोग सेक्शन 5 में जाएंगे, अगर आप मेरा और कुछ किसी चीज़ का कंपनी हो तो उसी बेसिस पे कर देंगे हम लोग। यहाँ पे ये आपका आ गया सेक्शन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे डिटेल्स में, सेक्शन 5 पेज नंबर 1 से 18, सेक्शन 5 पेज नंबर 1 से 18 यही है। तब देखिए अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी का आ गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी का NPCS कोड आ गया। तो सबसे पहले पूछ रहा है 4 डिजिट, तो हम लोग अगर 4 डिजिट इसका डालेंगे, जो भी हम लोग का होगा कंस्ट्रक्शन कंपनी का 9953 कंस्ट्रक्शन आ गया। अब ये पूछा टर्नओवर द प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी, मतलब कि किस चीज़ आपका टर्नओवर कंस्ट्रक्शन कंपनी से कितना आया, तो जितना भी आया, मान लिए 5 लाख, 50 लाख, चलिए 50 लाख मान लिए। अच्छा, ऊपर में नहीं भरे हैं इसलिए नहीं आ रहा है, मान लिया यहाँ 50 लाख आएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग ड्यूरिंग द, हम लोग का मेरा सेम कंस्ट्रक्शन ही है, तो हम लोग को सेम कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ से हमारा टर्नओवर हुआ है, जैसे कि इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा 50 लाख का टोटल टर्नओवर है, तो ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट जो पैसा कमाए हैं वो किस कैटेगरी से कमाए हैं, तो हमारा तो कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, तो हम लोग सारा पैसा कंस्ट्रक्शन से कमाए हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ही डालेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में भी पूछ रहा है 8 डिजिट, यहाँ पे तो 6 ही है, सॉरी यहाँ पे तो 6 ही है, तो हम लोग 8 डिजिट कहाँ से खोजेंगे, 8 डिजिट इससे खोजेंगे। अब मेरे को पता करना है कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो हम लोग किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग का, कि हम अब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हमारा हॉस्टल्स है, ऑर्फनेज है, क्या है, होम सेल्स रहेगा, क्या रहेगा, रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट बनता है वो रहेगा, अगर अपार्टमेंट बनता है तो वो रहेगा, तो ये हम लोग का कॉपी हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब जो कॉपी किए हैं उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी हम लोग कर देंगे। अब ये कह रहा है टर्नओवर ऑफ हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग और सर्विस इन रुपीज़, कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब कि जिस चीज़ से आप जब सबसे ज़्यादा कमाए हैं उसका टर्नओवर डालिए। तो हम लोग का तो दोनों सेम ही है, क्योंकि हम जो सारा कमाए हैं कंस्ट्रक्शन से, हमारा कहीं और से तो बिजनेस आया नहीं है, बिजनेस हुआ नहीं है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन से ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये नो कर देना है, ठीक है, यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टर्नओवर और नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ आपका अगर ऊपर में आप फिलअप कीजिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे ले लेगा लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का नेटवर्थ होगा, तो प्रीवियस ईयर का हम लोग को यहाँ पे टर्नओवर डालना होगा, ये करंट ईयर का नहीं, ये प्रीवियस ईयर का डालना होगा। यहाँ पे नेटवर्थ हो गया हमारा लास्ट ईयर का, जैसे ऊपर का फिलअप करेंगे, ऊपर का जो भी हम लोग छोड़ के आए हैं उसको अगर फिलअप कर देंगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्थ, और उसी के बेसिस पे टर्नओवर डालना होगा। ये हम लोग को ब्लैंक कर देना होगा, ब्लैंक छोड़ देना है, ये सब 0 ब्लैंक ही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नो कर दिएगा। यस करते तो जो पूछता डालते हैं वैसे 99% केस में नहीं आता है। अगेन मैं यही बोलूँगा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो छोटे मोटे कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी या कुछ कोई एजुकेशन कंपनी हो गया, कोई फूडिंग कंपनी हो गया, छोटा मोटा जो कंपनी होता है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, एक्सट्रीम केस वालों के लिए नहीं। एक्सट्रीम वालों के केस वालों के लिए मैम एक कंपनी का पूरा डेटा भर कर
आपको सही तरीके से समझाऊंगा, वो लंबा वीडियो होगा। ये मैं छोटे मोटे कंपनी जो जो जनरली 99% लोग वही भरते हैं, उन लोग के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ये सब नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं दिक्कत होगा। मैं करीबन साल भर में डेली हर साल मैं 100 से 150 कंपनी का फिलअप करता हूँ, कभी दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं भरना है इसको। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऑडिटर रिपोर्ट नो कर देना है, मिसलेनियस नो कर देना, नो कर देना है, ये सब हम लोग को तीनों नो कर देना है। ये पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, इसको समझा पाता हूँ कि नहीं। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वेदर कंट्रोलर ऑडिटर सेक्शन, इसको काटना होगा बीच से, ठीक, ये सब कुछ नो कर देना है। अब आया हमारा अटैचमेंट का, तो यहाँ से अटैच करेंगे। एक हम लोग बनाएंगे, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट बन गया एक्सेल फॉर्म में, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट और ये पीएल बैलेंस शीट, वो दोनों को एक साथ मर्ज करके उसके बाद सीधा अटैच कर देंगे एक बार में। ठीक है, अटैच करने के बाद यहाँ पे डालेंगे 01। यहाँ पे वो डेट रहेगा जो ऊपर में हम लोग साइनिंग डेट सेलेक्ट किए थे, 1 सितंबर 2019। यहाँ पे डायरेक्टर का डीन, जो भी डीन नंबर रहेगा। यहाँ पे सीएस है तो सीएस का साइन, सीए है तो सीए का साइन लगेगा। यहाँ पे एसोसिएट है तो एसोसिएट, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, दोनों का फिलअप होगा। हम लोग चेक फॉर्म करेंगे, अभी तो कुछ नहीं होगा, जब तक डेटा नहीं भरेंगे तब तक चेक फॉर्म होगा नहीं। यहाँ पे चेक फॉर्म करेंगे, सब सही हो जाएगा तो अपने आप नो एरर आ जाएगा, उसका चेक फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद दोनों कॉलम में साइन करने का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टर का और सीए का। तो हम लोग साइन करने के बाद एक यहाँ पे प्री-स्क्रूटनी आता है, जैसे ही साइन करेंगे प्री-स्क्रूटनी का ऑप्शन आ जाएगा, तो प्री-स्क्रूटनी पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा कुछ ऊपर में कोई साइन में एरर नहीं होगा या फिर ऊपर में कुछ डीन में कहीं गलती कुछ नहीं किए होंगे, तो हम लोग अपने आप इसको प्री-स्क्रूटनी कर सकते हैं और नो एरर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसी की साइट पे अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने आज AOC 4 भरना सीख लिया है, उन लोगों के लिए जो छोटे मोटे कंपनी चलाते हैं। मेनली तो ज़्यादातर छोटे मोटे कंपनी रहते हैं जिनको ये सब ज़रूरत पड़ता है। बड़े बड़े कंपनी के लिए तो 3-4 ऑडिटर रहते हैं, उसमें बहुत, जैसे रिलायंस हो गया, उसमें करीबन अप्रॉक्स आपको 20 के ऑडिटर रहेगा। जैसे मिंटर्स हो गया, उसका आपके पास अप्रॉक्स 10 का ऑडिटर रहता है। तो वो लोग खुद ही देख लेते हैं क्या करना है, हम लोगों ने सीख लिया। चलिए, वीडियो से अगर कुछ भी आपको जानकारी मिली होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।